नमस्कार साथियों, आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के, जो कि क्लास 9th में अनिवार्य रूप से पूछा जा सकता है। ये पूर्व के क्वेश्चन पेपर हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और जाने माने जो गणितज्ञ हैं उन्होंने इसको निकाला है। तो जितने क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके 9th क्लास के एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये ब्लूप्रिंट पर आधारित है और यहाँ सामान्य निर्देश इसमें दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न क्रमांक 1 है उसमें 3 खंड दिए गए हैं, अ, ब और श के रूप में। ये सभी 1 नंबर के प्रश्न होते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर के 2 से 6 तक अति लघुत्तरी प्रश्न हैं जो कि 2 अंक के हैं। 7 से 10 अति लघुत्तरी प्रश्न ही हैं जो कि 3 अंक के हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 14 तक 4 अंक के हैं, और इसमें आपको एक अतिरिक्त विकल्प दिया गया है, मतलब आप 2 में से कोई एक हल कर सकते हो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 और 16 लघुत्तरी प्रश्न हैं। इसमें भी विकल्प आपको दिए गए हैं और ये 5 नंबर के प्रश्न होते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक जो आपको 7वां भाग है 17 और 18 जो कि 6 नंबर के प्रश्न हैं, इसमें भी आपको विकल्प दिए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं इसके प्रश्न क्रमांक 1 को लेकर के। तो प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा या क्या होगा। तो इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉस का वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा √2। क्यों? क्योंकि कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, और कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा के, मतलब इसका उल्टा 1/√2 यदि कॉस का है तो सेक जो है √2/1 हो जाता है। अब √2/1 होगा तो या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/√2/1 के रूप में। तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ये आपको केवल याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, √2। इसके बाद वैदिक गणित में उपसूत्रों की संख्या। तो वैदिक गणित में जो शुल्ब सूत्र है उसे ही उपसूत्र कहा गया है। तो आपने पढ़ा होगा कि वैदिक गणित में 16 शुल्ब सूत्र है, और यही 16 जो है आपको क्या है, उपसूत्रों की संख्या है। इसके बाद यहाँ एक प्रश्न है, एक बैग में 20 गेंदों में से 12 काली और 8 लाल हैं, तो लाल गेंद का प्रतिशत है। अब यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, देखेंगे 40, 60, 80 और 8%। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जिस गेंद को आपको निकालना है, जैसे लाल गेंद है, लाल निकालना है तो इसको रखेंगे ऊपर, बटे में हो जाएगा कुल गेंद, और चूंकि प्रतिशत आपको चाहिए तो प्रतिशत मतलब 100 कहलाता है, तो 100 से इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखेंगे 20 एकम 20 और 20 पंचे हो जाता है 100। तो 8 गुणा 5 मतलब 8 पंचे 40। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 40। इसके बाद आते हैं इसका चौथा प्रश्न। तो चौथा क्या है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या किसको बोला जाता है, जिसका वर्गमूल निकाला जा सके आसानी से पूर्ण संख्या के रूप में। तो हम 2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसका वर्गमूल आपका 1.173 इस रूप में आता है, 732 के रूप में। वर्गमूल 3 का 1.732 होता है। 4 का आपका क्या होगा, 2, इसका क्या होता है 2.2 के रूप में कुछ होता है। तो हमारा ये जो 4 है इसका वर्गमूल पूर्ण अंक के रूप में निकल रहा है, पूर्णांक के रूप में, अतः यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला बहुपद का गुणांक है। तो बहुपद में किसका गुणांक पूछा गया है, देखिए x² का गुणांक। तो हम देख सकते हैं यहाँ ये x² है, और x² के साथ में कितने का गुणा है, 2 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद खंड ब में देखते हैं। तो खंड ब में
क्या दिया गया है, a की पावर 7 और a की पावर 3 बटे में का मान खाली स्थान होगा। तो हम जानते हैं कि यदि ये दोनों चर राशियाँ सेम हो तो इसको ऊपर ले जाने पर घात घट जाता है, तो ये हो जाएगा a की पावर 7 माइनस 3, और जब घटाएंगे तो a की पावर कितना हो जाएगा, 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जो है त्रिकोणमिति का एक सूत्र है जिसका वैल्यू आता है tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद थर्ड जो है आपका क्या है, समीकरण 3x + 5 = 14 का हल है। तो हल आपको निकालना है तो हमको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। अब x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस 5 को इधर पक्षांतर करेंगे, या 5 को पक्षांतर करेंगे तो 14 में से 5 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो बचेगा 9। तो 3x इक्वल कितना हो जाएगा, 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9/3, मतलब 3 एकम और 3 तिया। तो आपका x का जो वैल्यू मिल जाएगा, x इक्वल कितना, 3। ये आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद फोर्थ देखते हैं, तो दो त्रिभुज जो है सर्वांगसम होंगे यदि उनकी खाली स्थान व संगत कोण के माप बराबर हो। तो दो त्रिभुज जो है सर्वांगसम, तो सर्वांगसमता की जो आपका कसौटी है वो याद होना चाहिए। सर्वांगसम कब होते हैं, जब उनकी भुजाएं, संगत भुजाएं व संगत कोण के माप क्या हो, बराबर हो। तो ये आपका चौथा हो जाएगा। इसके बाद पांचवा क्या दिया है, किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी व्यास का खाली स्थान होती है। तो त्रिज्या और व्यास में संबंध होना चाहिए। त्रिज्या जो है क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो आप लिख सकते हो वृत्त की त्रिज्या उसकी व्यास का आधा, या इसको 1/2 के रूप में लिख सकते हो। दोनों में से कुछ भी आंसर आप दे सकते हो। यह हुआ आपका खंड ब। इसके बाद हम देखते हैं खंड स में, तो इसमें सत्य अथवा असत्य लिखना है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रारंभिक रूप से उद्देश्य विशेष को लेकर एकत्रित किए गए प्रेक्षण आंकड़े कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है, तो आप इसको सत्य लिख सकते हो, क्योंकि जब हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए तो वो डाटा को क्या बोला जाता है, आंकड़ा ही कहते हैं। दूसरा क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो चित्र बनता है वो किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। और जब इस प्रकार से बनता है तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, और वैसे ये कोण जो है इस कोण के बराबर होते हैं। मतलब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। इसके बाद तीसरा है क्या, घनाभ में 8 फलकें होती है। तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि घनाभ की जो आकृति होती है वो किस टाइप की होती है, ये इस टाइप का होता है। और इस टाइप के, या जो आपके पास ईंट है या बुक्स वगैरह हैं, तो आप देखेंगे उसमें कुल 6 फलकें होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। उसके बाद किसी त्रिभुज में 2 कोण अधिक कोण हो सकते हैं। तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि यदि कोई 2 कोण, देखिए कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज में टोटल जो है 180 अंश का ही कोण बनता है। 180 अंश का कोण बनता है तो अधिकतम जो है एक कोण जो है, अधिक कोण मतलब 90 अंश से अधिक हो जाएगा। यदि एक 90 से अधिक होगा तो दूसरा सीधी बात है कि 90 से कम ही होगा। तो ये संभव नहीं है कि किसी त्रिभुज के 2 कोण जो है अधिक कोण हो सकें। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं के 3 अक्ष होते हैं। तो ये 3 अक्ष और ये सममित होता क्या है, तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, इसकी तीनों भुजाएं जो है आपस में बराबर होती है। अब तीनों भुजाएं बराबर है तो सममित रेखा, सममित क्या होता है, एक ऐसी रेखा जो इस त्रिभुज को समान 2 भागों में बांट दे। तो यदि हम इसको इस प्रकार से खींचें तो ये रेखा जो है ये पहली सममित रेखा कहलाएगी, जो इस त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांटेगी। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ से भी इसको 2 बराबर भाग में बांटा जा सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है, हम इसको
यहाँ से भी 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखाएं हैं, 1, 2 और ये 3। ये तीनों हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 15 नंबर के जो प्रश्न हैं वो पूर्ण होते हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपको क्या बोला जा रहा है, यदि a बराबर 5 वर्गमूल 3 प्लस 7 वर्गमूल 5 और b बराबर 3 वर्गमूल 5 प्लस 7 वर्गमूल 3 है, तो a माइनस बी का मान ज्ञात करना है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए करना क्या है, a और b के मान को पहले लिख लेना है। तो देखिए यहाँ जैसे कि हम लिख लेते हैं, तो a का वैल्यू आपको क्या दिया गया है, a बराबर दिया है 5 वर्गमूल 3 प्लस 7 वर्गमूल 5 और b का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 वर्गमूल 5 प्लस 7 वर्गमूल 3। ये दोनों वैल्यू को रख लेना है। इसके बाद आपको जो चाहिए, क्या चाहिए, a माइनस बी, तो आपको उसी को लिख लेना है। तब a माइनस बी, तो a माइनस बी के रूप में लिखेंगे तो a का वैल्यू जितना है उसको रख देंगे, 5 वर्गमूल 3 प्लस 7 वर्गमूल 5। फिर यहाँ क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसको रखेंगे कोष्टक में। तो जो b का वैल्यू है, b का वैल्यू इतना है, उसको रख देंगे 3 वर्गमूल 5 प्लस 7 वर्गमूल 3। अब ये तो जैसे का तैसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें इस माइनस की वजह से इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3 वर्गमूल 5 और माइनस 7 वर्गमूल 3। इसके बाद परिमेय संख्याओं या अपरिमेय संख्याओं के योग और अंतर आपको मालूम होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, हमको जो रूट में या वर्गमूल के अंदर का अंक है उसको देखना है। यहाँ √3 जो है कितने बार है, 5 बार, और यहाँ √3 जो है कितने बार है, 7 बार। तो इसको एक साथ लिख लेंगे इस प्रकार से, 5√3 माइनस जो चिन्ह है उसी चिन्ह के साथ लिखना है 7√3। फिर प्लस में आपका क्या है, 7√5 माइनस 3√5। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, या हम ये कहें कि 5 माइनस 7 इस प्रकार से होगा, और दोनों जगह से वर्गमूल 3 को हम ऐसे बाहर कर सकते हैं। प्लस यहाँ भी वैसे ही करेंगे तो 7 माइनस 3 हो जाएगा, और ये दोनों जगह से वर्गमूल 5 को हम बाहर कर देंगे। तो 5 में से 7 घटेगा तो ये -2 बचेगा √3 के रूप में। 7 में से 3 घटेगा तो यहाँ 4 बचेगा √5 के रूप में, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोल रहा है, समीकरण को हल कीजिए, 2 sin थीटा इक्वल √3। तो इसको हम क्वेश्चन को जैसे तैसा लिख लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। इसके बाद हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे इस 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये √3 के नीचे चला जाएगा। फिर sin थीटा इक्वल √3 अब 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3/2 जो है वो कितने डिग्री का वैल्यू है ये आपको जानना होता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यदि इधर साइन है तो आपको साइन का ही चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 1 2 3 4 नाम दे देंगे, सबको 4 से डिवाइड करेंगे और सबका क्या ले लेंगे, रूट। और रूट लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ 3 जो है रूट में है, तो यहाँ पर 3 जो है ऊपर देखेंगे इस प्रकार से है, और यहाँ 4 का जो है रूट है वो 2 हो जाएगा। तो आपको मिल गया √3/2। और ये √3/2 जो है कितने डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री का वैल्यू है। तो इस 60 डिग्री के वैल्यू को आपको सीधा सीधा रख देना है। तो ये किसका है, साइन का है। तो √3/2 की जगह आपको क्या ले लेना है, साइन 60 डिग्री। और यहाँ तक होने के बाद दोनों साइड से साइन और साइन जो है कट जाएगा, तो इधर बचेगा थीटा और इधर बचेगा 60 डिग्री, और यही हो जाएगा आपका आंसर। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया
और ये वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके बाद आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हम पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।